आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी के डिमांड पे इस क्लास से हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन को। और आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं आज होगा सेट 1, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास को एंड तक देखिएगा, साथ ही साथ आप सभी लोग आंसर भी देते जाइएगा। बिना किसी देरी के प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। आप सभी लोग पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे। निम्न विकल्पों में से विषम चुनिए। आपके एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में हमेशा 2 से 3 प्रश्न आपके फाइंडिंग ऑड से यानी विषम चुनने से या बेमेल छांटने से आते हैं। यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन है LEAN, LIEN, LINE, लाइन, यानी यहां पर आपको वो वर्ड यानी वो ऑप्शन चूज करना है जो बाकियों से भिन्न है। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर दें। छोटी सी जानकारी आपको बता दें कि अगर आप इस सेशन का या हर सेशन के जो भी आपको पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ देखना है विद आंसर की, तो आपको हमारे ऐप पे देखने को मिलेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस यानी क्लासेस के अपडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं टाइमली, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको बताया गया है कि प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स जो है वो हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in से भी आप बाय कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग जल्दी से बताएं। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन LEAN। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आप यहां देखेंगे कि ये जो बाकी जो शब्द हैं वो सब 4 लेटर से मिलकर बने हैं। LIEN, यहां पे LINE हो जा रहा है, यहां पे NILE हो जा रहा है, लेकिन इसमें ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये बाकियों से भिन्न हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम में। प्रश्न संख्या दूसरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। m-n में से m+n घटाने पर कितना होगा? आपको जवाब देना है। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसको करने के लिए आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं m-n माइनस ब्रैकेट में m+n। आप इस माइनस को आप हटाएंगे तो m-n माइनस m माइनस n। अब यहां पर प्लस m माइनस n से यहां पर कट जाएगा, बचेगा क्या? -n, और -n जुड़कर हो जाता है -2n। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑप्शन ए। उम्मीद है इसका आंसर आपने सभी लोगों ने किया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। निम्न में से बेमेल को पहचानिए। 4 आपको शब्द दिए गए हैं, बोलना, सोना, दौड़ना और लिखना। अब इनमें से कौन बाकियों से विषम है, बेमेल है, वो आपको पहचानना है। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करें। यहां पर ये सभी क्रियाएं हैं, यहां पर देख सकते हैं बोलना, दौड़ना, लिखना। ये 3 ऐसी क्रिया हैं जिसमें व्यक्ति गतिमान होता है यानी अस्थिर होता है। सोना जो है वो गतिमान क्रियाओं में नहीं आता है, यानी आप स्थिर होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग से, इस लॉजिक से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐप में जो क्लासेस हैं पेड, जो बैच है उसमें कराई गई थी बहुत अच्छे से। निम्न में से फिक्सिंग का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? 2 प्रकार के प्रतिबिंब यूजुअली आपके एग्जाम में आते हैं, एक दर्पण का, एक जल का। जब भी दर्पण की बात की जाएगी आप इस वर्ड को लिख देंगे, और दर्पण का मतलब है यहां पर एक दर्पण लगा दें, और यहां पर ये लेटर छप के आएगा या इसमें प्रदर्शित होगा। वो किस तरीके से दिखेगा ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। जल्दी से आप सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर देखिए, यहां से क्या होगा? उल्टा होगा। जी जिस तरीके से बना है तो उल्टा जी ऐसे बन जाएगा। एक अगर आपने ये डिकोड कर लिया कि इस तरीके से बनता है, तो इससे आप बाकी जो ऑप्शन है जो नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट कर पाएंगे, हटा पाएंगे। जैसे ए नहीं होगा क्योंकि जी एज इट इज बना है, ठीक है, आपने कट कर लिया। एफ, यहां पर जी यहां बना है जो कि पहले ही जी बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब आती है बारी ऑप्शन बी या डी। इसमें से आप सभी लोग जवाब दें। तो आप ये भी देखेंगे ये जो एफ है, ये जब इस पे बनेगा तो एफ का जो इस तरीके से शेप हो जाएगा चेंज, और वो हो रहा है ऑप्शन डी में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखेंगे आप सभी लोग, हर क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। लुप्त संख्या जो है वो ज्ञात करिए। जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, यहां पर आपको ज्ञात करना है कौन सी संख्या होगी।
जब भी इस तरीके के प्रश्न आए आपको देखना है कि ये किस साइकिल में कैसे घूम रहा है, यानी ये देखिए पहले बड़ी संख्या थी, फिर छोटी हुई है, फिर उससे छोटी हुई है, अब इससे छोटी होगी। यहां पर यह भी देखना है कि जब अचानक से छोटी हो रही है, यानी बहुत तीव्र गति से, या आप कह सकते हैं बहुत तेजी से उसकी संख्या घटते हुए दिखती है, तो इसका मतलब है कि इसमें किसी न किसी संख्या का भाग किया गया है, यानी डिवाइड हुआ है। और अगर बहुत ही आराम से घटते हुए डिक्रीज दिखती है, तो इसका मतलब है माइनस है। ये सब थोड़ा सा आपको जानना होगा। अब यहां पर 594 से 198 आ गया, 198 से 66 आ गया। अगला क्या होगा, तो यहां पर आपको यह ध्यान देना होगा कि 198 से 66 कैसे आ सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे जब हम भाग देंगे, यानी वह एक इसका आंसर आप सभी लोग बता पाएंगे जब इसको आप पेन पेपर पे सॉल्व कर लेंगे। इसमें 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 198, 198 में 3 का भाग देंगे तो 66 आ जाएगा, और इसमें 3 का भाग दे देंगे तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन डी 22, यानी 22 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। निम्न में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। अखबार का जो संबंध प्रेस से है वही कपड़े का है। आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करें। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अखबार जो है वो प्रेस से निकलता है, यानी प्रेस से ही, वहां से प्रिंटिंग प्रेस से ही ये उसी से बनाया जाता है। उसी तरीके से कपड़ा कहां से निकलता है या कपड़ा कहां बनाया जाता है, तो आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे कि मिल से बनाया जाता है। जो कॉटन मिल होती है, कपड़े की मिल होती है, वहां से कपड़े बनते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। दही, मक्खन, तेल, पनीर और क्रीम, इनमें से विषम का चयन करना है जो बाकियों से अलग है। कोई एक ऐसा ऑप्शन, कोई इसमें एक ऐसा भी ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है। जैसे आप देखेंगे क्रीम, पनीर, दही और तेल। यहां पर यह ध्यान देना होगा। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास समय है। राइट आंसर इसका हो जाएगा तेल, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन में जो आपको दिए गए हैं प्रोडक्ट, ये सब दूध से बने हुए हैं। दही भी, मक्खन भी, पनीर भी, और दही से बनी हुई क्रीम की यहां बात की गई है। तो ये क्या हो जाएगा, तेल जो है दूध से तेल नहीं बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि विषम चुनने को कहा गया था। अब देखिए बेसिक टाइप के आपके एग्जाम में मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें पहला है आपका प्रश्न संख्या 8वां से शुरू है। एक प्रश्न पूछा गया है, अच्छा है। 3000 का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाएगी, यानी यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में आप जिसको जानते हैं, आपको फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना होगा। और यहां पर यह भी लिखा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाए, यानी कि बेसिक क्वेश्चन है। अब यहां पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू जो अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है, प्रिंसिपल, यहां पर पी ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस आर अपॉन एन। अब यहां पर आप वैल्यू रखेंगे 3000, ब्रैकेट में 1, आर का मतलब होता है रेट, दर जो दी गई है वो 10% है, तो आपने 10 यहां पे लिखा। एन लिखा गया है, एन मतलब समय या टी भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, 2 से 2 यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से 3000 गुड़े 11 का यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 121 गुड़े 3000 जो है ये आप गुना करेंगे, तो इसमें जो आएगा वैल्यू आएगी वो आप यहां पर देख पाएंगे कि हाँ, यहां पर आप 36300 ये आपकी वैल्यू होगी। और इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको माइनस करना होगा किसको, इस अमाउंट को, और आप इस अमाउंट को इजिली माइनस करेंगे। यहां पर हम सभी ध्यान देंगे कि यहां पर जो 10 है 10/100 होगा, क्योंकि ये परसेंटेज में है, तो इसलिए मैं इसको एक बार फिर से कर दे रहा हूं, इसीलिए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहां पर हो जाएगा अपॉन 100। अब इस तरीके से आपको सारी वैल्यू 1 बाई 1 रखनी है। 3000 यानी 3000, यहां पर 1+10/100 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। और यहां पर आप फिर 3000, फिर यहां पर आपको ये वैल्यू यहां से ये कट जाएगी, अब आएगा यहां पर आपका 11/10 अपॉन, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2। और यहां पर आप देखेंगे 3000
121 बटा में जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। यहाँ पर आप इस ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी और इस तरीके से आपकी क्या वैल्यू आएगी 3630। ये आ गया आपका मिश्र धन, अमाउंट आ गया। देखिए फॉर्मूले में ए था, लेकिन पूछा है कि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो CI बराबर होता है A माइनस पी। यानी कि जो अमाउंट आया है उसमें से हमें घटाना होगा 3000 को CI ज्ञात करने के लिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। तो इजिली आप कर पाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 3630 आया, उसमें से आप 3000 माइनस कर दीजिए तो 630 जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये तरीका है बेसिक सा। आते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, वैभव 2 दिनों में 10 पूड़ी, यहां पे पूरी यानी पूड़ियों की बात है। सौरभ एक दिन में 20 पूड़ी खाता है। वैभव और सौरभ मिलकर 250 पूड़ियां कितने दिन में खाएंगे? एग्जाम में ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा है। तो आप इसका जवाब दें। आपके पास 4-5 सेकंड का समय है, आप समय लें, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और इसका आप खुद पहले एक बार ट्राई करें। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दिया है कि वैभव के जगह पे 2 दिनों की बात कही गई है। इसके जो डेटा दिया गया है कि कितना खाता है वो 2 दिनों में दिया गया है, लेकिन सौरभ का जो है वो 1 दिन का दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, इसको बराबर करना होगा। यानी अगर वैभव जो है वो 2 दिनों में 10 पूड़ी खाता है, इसका मतलब है कि 1 दिन में जो है 1 डे में वो 5 पूड़ी खाता है। और सौरभ जो है वो 1 दिन में 1 डे में 20। यानी अब ये दोनों मिलकर अगर किसी काम को करेंगे तो 1 दिन में ये 25 पूड़ियां खाएंगे, और 25 पूड़ियां खाते हैं दोनों 1 दिन में मिलकर। तब ये 250 पूड़ियां कितने दिन में खाएंगे? तो आप इजिली आंसर कर पाएंगे। इसमें 250 25 से भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा राइट आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे के प्रैक्टिस सेट में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर श्रृंखला से है और सीरीज से है। आप सभी से उम्मीद है इसका आंसर करेंगे। निम्न श्रृंखला में गलत पद को पहचानिए, और ये आपके सामने है। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे देखिए 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125, ये आपको सीरीज दी गई है। अब मैंने बहुत हद तक आपको हिंट दे दिया है, उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे इजिली। यहां पर आपको देखना होगा कि इसमें क्या रिलेशन है। देखिए 4 के बाद 16 हो जा रहा है, फिर 64 हो जा रहा है, यानी पहले 4 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 का क्यूब हो जा रहा है, यानी फिर यहां पर 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। तो यहां पर इस तरीके से होता तो 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो होता तो ये 9 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 10 लिखा है। इसका मतलब है कि ये टर्म जो है वो गलत है, और आपको गलत ही पहचानना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न का जवाब आप सभी लोग देंगे। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहां पर आपसे गलत पूछा गया था, इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसका भी आपको मैं हिंट बता देता हूं, लेकिन आप सभी लोग आंसर भी करिए इसका जल्दी से। बहुत ही बेसिक है। और आपको बता दें, रीजनिंग में अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे, नो डाउट। अब यहां पर मैंने बताया कि जब सीरीज बहुत तेजी से बढ़े तब इसका मतलब है कि उसमें गुणा है, स्क्वायर किया गया है, जोड़ा गया, कुछ ऐसे करके स्क्वायर करके गुणा करके जुड़ रहा है। लेकिन जब सिंपली बढ़ रही है तो इसका मतलब कुछ इसमें जोड़ा गया है। तो सबसे पहले आपको किसी दो के बीच का अंतर देखना है। 2 और 7 के बीच का अंतर होता है 5। 7 और 16 के बीच का अंतर आपको यहां पर देखना है, वो होता है 9। यहां पर भी आप अंतर देख सकते हैं, 46 और 67 के बीच का अंतर जो है वो 21। फिर इस तरीके से जब आप अंतर देखते हैं तो ये अंतर आपको बहुत कुछ बताता है। यहां पर 25, इसका मतलब है कि 5 का जो है 4 का अंतर हो रहा है। जो ये अंतर में 4 का अंतर हो रहा है, इसका मतलब 5 के बाद 9 आया है, तो 9 के बाद क्या आएगा? तो 9 के बाद आप इसमें 4 जोड़ देंगे, यानी 13। अभी 16 से 13, 16 में 13 जोड़ के देखिए क्या आएगी संख्या, वही इसका राइट आंसर होगा। और उम्मीद है आप सभी लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यानी सब में जो है वो कितने कितने का अंतर हो रहा है, यानी जो अंतर है उनमें 4 4 का अंतर है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। इस तरीके से भी, यानी इस पर ऐसे कह सकते हैं कि इसमें सीरीज पे सीरीज लगना इसको कहते हैं, कि इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे। यहां पर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए, फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनिए। आप ऐसे क्रम को चुनिए जो एक अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो। अब देखिए यहां पे लिखा है, इसको करते कैसे हैं आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो जान ले। आप ऐसे समझ लीजिए, इन ऑप्शन से देखकर ये लग रहा है कि आपको अगर कोई भी बुक है या रखनी है या निकालनी है किसी अलमीरा से, तो आप कैसे, प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले आप चाबी कलेक्ट करेंगे, यानी चाबी लेंगे उसकी। चाबी के बाद आप ताला खोलते हैं। ताले के बाद आप, हाँ, ताले के बाद आप कहाँ जाएंगे, आप जाते हैं, इसका हो जाएगा दरवाजा खोलेगा। आपने दरवाजा खोला, मान लेते हैं लाइब्रेरी ही होगी वो। तो यहां पर 2 4 3 इतना मिला, 2 4 3 आप जैसे ही देखेंगे आपको ऑप्शन सी नजर आएगा। यानी अब इसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आप कमरा खुल जाएगा आपका, और कमरे के बाद आप पुस्तक ले पाएंगे। यहाँ पे जो मैंने अलमारी की बात कही, यहाँ पे आपको अलमारी नहीं, आपको पुस्तकालय, लाइब्रेरी समझनी है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऐसा लिखा नहीं है। आप किसी भी, कोई भी वस्तु समझकर आप इस तरीके से सीक्वेंस क्या होगा चीजों का अर्थपूर्ण, वो बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बेसिक सा है। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है। दी गई सूचना के आधार पर कॉलेज में 2018 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए संख्या है, ये प्रश्न संख्या 13 है। 2013 में संख्या थी 520, 14 में 523, 15 में 529, 16 में 538, 17 में 550, तो 2018 में कितनी होगी। इसी प्रकार से अगर वृद्धि रही तो कहने का मतलब, प्रश्न पूछा इस तरीके से, लेकिन सिंपली यहां पर भी श्रृंखला है, सीरीज है, और उसी के अकॉर्डिंग उम्मीद है आप सभी लोग समझकर इसका तुरंत आंसर दे पाएंगे कि किस तरीके से इसमें श्रृंखला बढ़ रही है। देखेंगे पहले प्रारंभिक जो 2 वर्ष हैं उसमें संख्या में वृद्धि होती है 3 की, फिर उसके बाद जो 2 वर्ष हैं उसमें 6 की, फिर उसके बाद 9 की, फिर उसके बाद यहां पर आप देखेंगे इन दोनों में 12 की। तो अगले में कितने की होगी, तो जाहिर सी बात है वो कितने की होगी, 15 की। यानी एक टेबल भी चल रहा है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे तो यानी ये जो आ रहा है रिजल्ट, इसमें 3 3 की वृद्धि हो रही है। तो टेबल में 15, यानी 550 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 565 हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आते हैं एक रक्त संबंध से रिलेटेड, एक ब्लड रिलेशन से संबंधित एक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा। अब यहां पर जो भी इस तरीके के क्वेश्चन हो उसको आप अपने पे भी ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अमित ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए ये कहा, क्या कहा, इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। यानी वो जो महिला है फीमेल, उनके फादर, यहां पे महिला को एम कर देते हैं, उनके फादर के एकमात्र पुत्र, यानी इनके भाई जो ब्रदर हो गए, वो इसके पिता हैं। इसका मतलब है वो ये बात किसको कह सकता है, यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा। वो बात अपनी बुआ को वो कह रहा है, बुआ की ओर इशारा करके वो कह रहा है कि मेरे बुआ के जो फादर हैं उनका एकमात्र पुत्र, यानी वो स्वयं के पिता की बात कर रहा है। यानी ए यहां हो जाएगा, ये इसके इसके पिता हैं बी। अब इस तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि ये संबंध किसका है, तो ये बुआ और भतीजा का हुआ। तो यहां पर पूछा है अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो उस महिला से संबंध जो है वो भतीजा का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर महिला से पूछता तो बुआ का। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही बेसिक सा है, 15वां है। यहां पर आपको संख्या दी गई है 73 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 को 34 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। यानी आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने के पश्चात आपको उसमें 34 यानी 34 से भाग देना है। भाग देने के बाद आपसे रिमाइंडर यानी शेषफल पूछा गया है। तो आप इजिली कर सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 480 आ जाएगा।
इसमें आप 34 से भाग देंगे तो 14 बार में ये कटेगा और रिमाइंडर आएगा 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक बेसिक सा है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। टीचर को अगर लिखा जाए वी, आप देख सकते हैं VGCEJGT, तो चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा इसी कोड वर्ड में? तो यहां पर आपको ये देखना होता है कि इनमें क्या रिलेशन है। आप जब आप इसको समझ जाते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अगले को करते हैं। तो आप चाहें तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, हालांकि ये इजी है। देखिए टी के बाद वी आ रहा है, यू यानी यू छोड़कर वी आ रहा है, यानी +2 हो रहा है। ई के बाद सी आ जा रहा है, तो ई के बाद जी आ रहा है, आना चाहिए एफ, जी आ जा रहा है, +2 हो जा रहा है। ए के बाद सी आ रहा है, +2, यानी कि इसमें हर जो लेटर है उसमें +2 हो रहा है। उसी प्रकार से आप चिल्ड्रन लिख लेंगे। एग्जाम में बहुत ही आराम से इसमें गलती नहीं करनी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कंफ्यूजन भी हो जाती है जल्दी जल्दी में। अब चिल्ड्रन आपने लिख लिया, +2 करिए तो सी डी के बाद ई आएगा, यानी जो फाइनल वन है, मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं समझने के लिए, ई हो गया। एच, आई को छोड़ के जे, आई के बाद आता है जे के बाद के। अब देखेंगे ई जे के, ई जे के, ई जे के, इन 3 ऑप्शन में आपको दिखेगा। बी को आप यहां से हटा देंगे, इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एल एम एन हो जाएगा, ई एफ होगा। यहां पर एफ लिखते ही आप देखेंगे के एन एफ जो है वो के एन एफ यहां पर, यानी इन 2 ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन यहां पर ई हो गया है तो इसको हटा देंगे। अब सी या डी में से कोई एक होगा। जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाएंगे तब तक करते रहेंगे आगे तक। उसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर ये डी का हो गया, आर एस टी हो जाएगा, और एफ टी जैसे ही मिल गया, यहां पर एफ जी हो जा रहा है, एफ टी जैसे ही मिल गया हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। और आप इंड का भी करके देख सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि बस आखिरी का करके देख लें तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर कर लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, 17वां है, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहां पर भी आपसे प्रश्न वही फिल करने वाली पूछा गया है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क है 121। अब उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। अब जब भी आपको ऐसी संख्या दिखे, आपको देखना है कि ये किन संख्याओं का ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी वर्ग हो रहा है। यहाँ पे 3 का वर्ग हुआ है तो क्या हो गया? 9। 5 का वर्ग हुआ तो 25। 7 का वर्ग हुआ 49। अब यहां पर कितने का वर्ग होगा? और उसके बाद 11 का हुआ है तो 121। यानी ये ऑड संख्याएं हैं, और ऑड में आपको क्या करना है? विषम संख्याएं हैं, और उसमें 7 के बाद आएगा 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर करेंगे। यदि एक कूट भाषा में, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप लोगों को कराया गया है अब पेड बैच में। 926 का अर्थ अपनी टाई क्लिप, 175 का अर्थ है सुराख और बटन, और 297 का अर्थ है टाई क्लिप बटन। तो इस भाषा में बटन का अर्थ क्या है, यानी बटन के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है? इसको करने के जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप लिखते हैं शुरुआत से जैसे दिया गया है। आप यहां पे 926 लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे अपना टाई। मैं बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूं, क्लिप। कभी कभी इंग्लिश में भी ऐसे लिखा होता है, जैसे GMIKE, इस तरीके से, तो उसको भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यही बेसिक फॉर्मूला तरीके से। अब 175 को क्या लिखा गया है? उसका कोड है सुराख और बटन। उसके बाद 297 को क्या लिखा गया है? क्लिप, टाई, क्लिप और बटन। अब हमसे जो पूछा गया है उस पर हमारा विशेष ध्यान होगा। पूछा गया है कि बटन का अर्थ क्या होगा, यानी हमें जिसमें बटन है उसके लिए कौन सा लेटर वर्ड यूज हुआ है। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, किसी ये एक हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हो गया, तीसरा हो गया, इसमें हम तुलना करते हैं एक दूसरे से। तुलना कैसे करेंगे? जैसे देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें अपना टाई क्लिप
और यहाँ पे टाई क्लिप। अगर हमें टाई और क्लिप का कोड पता चल जाए तो हम बटन का कोड बता सकते हैं। ये पता कैसे चलेगा, यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग अपना टाई क्लिप में दो देखेंगे, जो भी संख्या होगी वो इन दोनों में पहले और तीसरे में कॉमन होगी। जैसे यहाँ पर टाई क्लिप है तो यहाँ पे 926 है, यहाँ पे 297 है, यानी 2 और 9 जो है वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, टाई और क्लिप के लिए प्रयोग हो रहा है, टाई और क्लिप के लिए। तो जब हमें ये पता चल गया कि टाई और क्लिप के लिए 2 9 प्रयोग हो रहा है, तो यानी जो बचा हुआ क्या है, बटन के लिए कौन सा प्रयोग हो रहा है, 7। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर पाते हैं, यानी तुलना करके। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा A7। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है और ये आप कर पाएंगे। ABC की औसत आयु जो है वो 18 वर्ष है। जब भी औसत आयु बोला जाता है इसका मतलब ये होता है कि A प्लस बी प्लस सी की आयु को जोड़कर 3 से भाग दिया गया है तो 18 आया है। अब हमें जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो इस 3 को हम इधर भेजेंगे, तो इससे वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 54, 54। इसका मतलब है कि इन तीनों की उम्र को जोड़ने पे जो संख्या आ रही है वो आ रही है 54, 54। अब ये इतनी बात आपको पहले ही कर लेनी है जब इस तरीके के क्वेश्चन देखना है। आप आंसर भी करेंगे इसका पढ़ के, आप पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है, ठीक है, और सी से जो है वो 5 वर्ष छोटा है, तो सी की आयु क्या होगी। अब यहां पर बात आती है समझने की। ए सबसे छोटा जो होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ए की एज क्या है, वो है एक्स ईयर, एक्स वर्ष, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि यदि बी जो है 2 वर्ष ए से बड़ा है, यानी बी की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 2, क्योंकि ये 2 साल बड़ा है। सी से यहां पर यह भी कहा गया है कि जो बी है वो सी से कितना है, 5 वर्ष छोटा है, यानी सी की एज क्या होगी, 5 वर्ष छोटा है, इसका मतलब है कि ये 5 वर्ष बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। तो बी के लिए x प्लस 2 हमने लिखा ही था, इसमें 5 जोड़ देंगे। अब यहां पर ये क्या हो गया, ये हमारा एक तरीके से स्टेटमेंट हो गई, या ये एक तरीके से इक्वेशन बन गया। अब बस आपको इसकी वैल्यू रखना है, उसका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये जो इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 54, यहां पर आपको सबकी वैल्यू रखनी है। जैसे देखेंगे आप सभी लोग, हम लोग वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी x, b की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2, सी की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 54। अब यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x x और x, यहां पे 3x प्लस 9 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 5 9 इज इक्वल टू 54। आप इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 45, और यहां पर फिर आपको इसको भेजकर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इस साइड आते ही, तो ये हो जाएगा 15, यानी x की वैल्यू जो है वो 15 आ गई। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर a की जो उम्र है वो है 15 वर्ष, अगर a की पूछी जाती, b की पूछी जाती तो आप कहते 17 वर्ष, ये हो जाएगा 15 वर्ष, ये 17 वर्ष। अब यहां पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी की आयु क्या है, तो सी की आयु क्या हो जाएगी, 15 में आपको 7 जोड़ देना है तो 22। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए अब आपको मैं दिखाता हूं, बताता हूं यहां पर वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। अब आपको उम्र पता चल गई, इसकी 15 वर्ष है, इसकी 17 है, इसकी 22 है। अब इसी कोटेशन को आप देख लीजिए, जो ये लाइन है कि बी 2 वर्ष छोटा है, यानी बी 2 वर्ष ए से बड़ा है, तो देखिए बी बड़ा है 17 हो गया, और सी से जो है बी 5 वर्ष छोटा है, तो ये इससे छोटा भी है 5 वर्ष। इस तरीके से आप गेस भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके आसानी से आ जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न जो है इस सेट का आखिरी प्रश्न है, वो है कैलेंडर से। उम्मीद है आप सभी लोग कैलेंडर अच्छे से पढ़े होंगे। अब इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं।
तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 5 जनवरी से बात की गई है और 2012 बात की गई है, 2012 रखा गया है इसे। आप तो 2012 जो है वो लीप ईयर है या नहीं, इसको पता करने के लिए आपको 4 से भाग देनी होती है। और जैसे ही वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, 2012 जो है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। और आपको एक बेसिक पता होगा कि 5 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2013 के बीच में कितने ऑड डे होंगे, विषम दिन होंगे। अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो 1 होता है, और लीप ईयर हो जाता है तो 2 विषम दिन हो जाता है। यानी हमने क्या किया कि यहां पर 5 जनवरी तक हमने देख लिया, लेकिन हमसे पूछा गया है 31 मार्च तक का, तो 2 विषम दिन यहां हो गए। बाकी यहां पर आपको 5 जनवरी तक का पता हो गया, तो जनवरी महीने में बाकी कितने दिन बचे, तो यहां पर आप जोड़ लेंगे 2, बाकी जनवरी में बचे 26 दिन। फिर उसके बाद आएगी फरवरी, 2013 की फरवरी जो होगी वो 28 की होगी, और उसके बाद 31 मार्च पूछा गया तो 31, और इन सभी को जोड़कर आपको 7 से भाग दे देना है। जो शेषफल आएगा यानी जो रिमाइंडर आएगा वो विषम दिन का आएगा। रिमाइंडर आएगा 3, आप इनको भाग दीजिए, देखिए ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यहां पर 3 बचेगा। फिर यहां पर आप देखेंगे तो 21, यहाँ पे 5 बचेगा, फिर ये 7 7 बचेगा 3, यानी 3 ऑड डे हो जाएगा। तो ऑड डे का मतलब क्या होता है, सोमवार से तीसरा दिन। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार यानी वेंसडे और थर्सडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे, बृहस्पतिवार या गुरुवार। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी लोग एंड तक देखे होंगे और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इसी को रिवाइज कर लेते हैं, पॉज कर करके सॉल्व कर लेते हैं, तो इतना भी आपके लिए पर्याप्त होगा। एग्जाम हॉल में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे और भी सेट करेंगे हम लोग, और अच्छे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कितने दिन चलनी चाहिए रीजनिंग की। बाकी हम लोग आगे मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।